हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सबको पता है कि आरबीएससी का जो अपडेट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पॉलिटिकल साइंस का जो लेसन है यानी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका यहाँ पे जो भी वीडियो है इस लेसन के अकॉर्डिंग बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि जैसे सिलेबस कम हुआ 40%, तो मैं इसका ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस में जो लेसन है उसी को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास है मेरा। तो ध्यान रखें, जैसे कि इस चैनल पे मेरा फर्स्ट लेसन है जो पॉलिटिकल साइंस का न्याय के ऊपर। तो फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट है जो जैसे कि प्लेटो के बारे में है कि प्लेटो ने न्याय को किस तरह से अपने अवधारणा के तौर पे समझाया है। वो इस वीडियो अपनी चैनल पे उपलब्ध है कि प्लेटो के अनुसार न्याय के क्या विचार है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आज हमारा जो लेसन है वो है लेसन 1 है, न्याय के बारे में है, लेकिन अरस्तु के अनुसार यानी अरस्तु के अनुसार न्याय के बारे में ये बताया गया है कि अरस्तु के अनुसार न्याय की धारणा क्या है, उन्होंने न्याय के बारे में क्या विचार दिए, तो वो हम देख रहे हैं। तो देख लीजिए, जिस तरह से डेस्कटॉप पे आपके सामने आपके बुक का ही पेज है, ताकि आपको यहाँ पे ध्यान रहे कि हम इस बुक के अकॉर्डिंग ही आपको समझा रहे हैं, तो आपको बेहतर रहेगा समझने के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि जिस तरह से प्लेटो की हम बात करें तो प्लेटो ने जिस तरह से न्याय के बारे में विचार दिया है, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का उसके द्वारा जो कर्तव्य किया जा रहा है, अगर वो कर्तव्य यानी काम उसके द्वारा संतोषपूर्वक वो कर्तव्य को निभाता है तो वही न्याय है। प्लेटो के अनुसार कहा गया था कि व्यक्ति का अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। क्योंकि अरस्तु और प्लेटो की बात करें तो ये यूनानी विचारक है जिन्होंने न्याय के बारे में अपने विचार दिए हैं। तो इसी तरह उन्होंने अपने न्याय के ऊपर उसके 2 रूप बताए थे, जो मैंने अपने फर्स्ट वाले वीडियो में बता दिया था कि एक तो व्यक्तिगत न्याय, दूसरा था सामाजिक न्याय। तो आज हम पढ़ रहे हैं अरस्तु के अनुसार न्याय के विचार। तो देख लीजिए, जैसे कि आपको पता है कि हम जब बात करें अरस्तु के विचारों के बारे में तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अरस्तु, दिस इज अरस्तु, यानी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाना चाहिए कि हम अरस्तु के बारे में विचार करें तो अरस्तु का एक माइंड मैप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अरस्तु ने यही कहा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अरस्तु का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है, यानी कि मानव अपने जीवन में जो नियमों का पालन कर रहा है वह उनके विश्वास के साथ कर रहा है। वो इन्हीं विश्वास के कारण लोगों के मन में न्याय के प्रति विश्वास स्थापित हुआ और इसी से राज्य की स्थापना हुई है। तो इसमें हम जब देखते हैं कि अरस्तु ने न्याय के 2 रूप बताए हमारे सामने, ये 2 रूप हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला देखिए, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है ना, स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा, वो है वितरणात्मक न्याय, ठीक है ना। तो वितरणात्मक न्याय और दूसरा है जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अरस्तु ने कहा है। तो पहला तो हो गया वितरणात्मक न्याय, दूसरा है सुधारात्मक न्याय। तो उसके बारे में अरस्तु ने यहाँ पे बात कही है। तो हम यहाँ पे जो बता रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट है वितरणात्मक न्याय के बारे में वो ये है कि अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति योग्य हैं, जो राज्य के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं, जो राज्य के अंदर अपनी सेवा के हकदार हैं, यानी उनमें योग्यता है, तो वह अपनी योग्यता के अनुसार राज्य में वितरणात्मक न्याय के हकदार होंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरह से आपको ये समझना है, जैसे मैं एग्जांपल बात करें, एक व्यक्ति की बात करें तो अगर वह सरकार के कार्यों में सेवा दे रहा है, योग्य है, सरकार की समझ को समझ सकता है, तो सरकार के उसके साथ जो व्यवहार होगी वो वितरणात्मक रूप में होगी, उसके राज्य के कार्यों में भाग दिया जाएगा। तो अरस्तु ने पहले ये अपने विचार में ये कहा था कि जैसे बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, तो वे न्याय के हकदार, मतलब वितरणात्मक न्याय है उसको नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसको योग्यता के अंदर नहीं माना था। तो इस तरह से जो पढ़े लिखे हैं और ज़्यादातर पुरुषों के पक्ष में वितरणात्मक न्याय की व्याख्या की थी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वितरणात्मक न्याय का मतलब ये है कि व्यक्ति की योग्यता और उसका राज्य के प्रति जो योगदान है, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग वितरणात्मक न्याय की बात है वो अरस्तु ने कही है। तो आपको ध्यान रखना है कि समानता की इस अवधारणा के अनुसार लाभ व उत्तरदायित्व की समता व सामर्थ्य के अनुपात में ही न्याय होगा। ये हो गया वितरणात्मक न्याय, यानी वितरण उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें न्याय का वितरण यानी हकदार माना जाएगा। तो ये तो था पहला जो उन्होंने बताया कि वितरणात्मक न्याय क्या है। हम दूसरा जब बात करें वो है सुधारात्मक न्याय, ठीक है ना। तो सुधारात्मक न्याय क्या है तो वो देख लीजिए, ये अपना जो स्क्रीन पर है सेकंड है,
सुधारात्मक न्याय, तो सुधारात्मक न्याय का मतलब जैसे सुधार, राज्य में सुधार की जैसे हम बात करें कि सुधार होना चाहिए, तो अरस्तु के द्वारा ये व्यवस्था मतलब इस तरह के विचार दिए गए हैं कि जो नागरिक, राज्य में जो नागरिक है उनका दूसरे नागरिकों के प्रति व्यवहार ऐसा हो कि वे एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण न करें, उनके कर्तव्य है वो प्रभावित न हो, या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा कर्तव्यों का या उनके अधिकारों का हनन न हो सके। इसलिए राज्य से ये अपेक्षा की जाएगी कि वह व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता समानता की रक्षा करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया गया है। और वैसे वापस दोहराना चाह रहा हूँ तो आप ध्यान दें, सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करें। तो इस प्रकार वितरणात्मक न्याय से प्राप्त मनुष्य के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा करना, उनके लिए व्यवस्था करना, राज्य में उनके जीवन को स्तर को बढ़ाना, यही सुधारात्मक न्याय है। तो व्यक्ति का ये मतलब राज्य का ये दायित्व होगा कि व्यक्ति के जीवन को सुधार करें। शॉर्ट समरी ये आपको समझना है अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है। तो जैसे कि हमने जस्ट ये बताया, तो ये जो हमने पढ़ा है अरस्तु और प्लेटो के विचार न्याय के संदर्भ में, तो ये प्राचीन विचार है, ये यूनानी काले जो न्याय के बारे में विचार है वो मैंने आप समझा है आपको। अब हम पढ़ रहे कि मध्यकाल में आते हुए जो विद्वान हैं उन्होंने न्याय के बारे में क्या विचार दिए हैं। तो जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्यकाल में कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने अपने न्याय के बारे में विचार दिए हैं। तो वो आप देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे, वो है संत अगस्टाइन। संत अगस्टाइन ने न्याय की जो व्याख्या की है या जो सिद्धांत दिया है वो एक ईश्वरीय राज्य के तौर पे दिया है। यानी उन्होंने ये कहा है, अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिस पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, वह है द सिटी ऑफ गॉड, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, द सिटी ऑफ गॉड। और उसमें उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है तो वे केवल शोर उच्चकों की खरीद फरोख्त होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर जिस किसी राज्य में न्याय नहीं है तो वहाँ की व्यवस्था है वह एक तरह से शोर डाकुओं की तरह होगी, लूट फरोख्त की होगी, तो वहाँ पे किसी भी तरह की नैतिक व्यवस्था है वो विद्यमान नहीं रहेगी। तो इसलिए न्याय के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। दूसरी तरफ यही बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा है कि राज्य हैं वो ईश्वरकृत हैं, यानी ईश्वरीय राज्य हैं। तो ईश्वरीय राज्य के प्रति व्यक्ति का जो कर्तव्य है, अगर वह उन कर्तव्यों को निभाता है तो वह न्याय होगा। संत अगस्टाइन के अनुसार न्याय होगा। वापस दोहरा देता हूँ कि संत अगस्टाइन ने राज्य को ईश्वरीय राज्य के तौर पे माना है और ये कहा है कि जो ईश्वरीय राज्य के प्रति जो व्यक्ति का जो कर्तव्य है, अगर वो उनका पालन करता है तो वही न्याय होगा। तो इस तरह की जो न्याय के संदर्भ में जो विचार दिए हैं वो संत अगस्टाइन ने दिए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही न्याय माना गया। दूसरी हम बात करें मध्यकाल के विचारक की, तो है थॉमस एक्विनास। और थॉमस एक्विनास ने न्याय के बारे में जो विचार दिए हैं तो वो न्याय और कानून को एक तरह से परस्पर सहयोग में मानते हुए न्याय के ऊपर विचार दिए हैं। और उसने माना है कि न्याय का जो आधार है वो समानता है। समझ रहे हैं ना। थॉमस एक्विनास ने कहा है कि न्याय राज्य में तभी स्थापित होगा जब वहाँ पे लोगों को समानता प्राप्त होगी, हर क्षेत्र में उनके साथ समानता का व्यवहार होगा। यानी न्याय की स्थापना के लिए समानता बेहद ज़रूरी है। और जैसे कि हम बात करें कि उन्होंने किस तरह से न्याय के का विस्तार को बताया है, तो उन्होंने कहा है कि जैसे सरकार है, सरकार कोई कानून बनाती है, ठीक है ना, तो वह कानून भी उचित होने चाहिए कि वह लोगों के हित के लिए हो, फायदे के लिए हो। और दूसरा ये कि वो जो कानून लागू किए जा रहे हैं तो उन लागू करने का तरीका भी उचित रूप में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती कोई कानून है वो जनता के ऊपर थोप दिए जाए या ऐसे कानून बना दिए जाए जो जनता के हित में नहीं है, तो वह कानून है वो न्याय का रूप नहीं होगा। तो न्याय का रूप कब होगा? जब दोनों परस्पर होंगे और समानता के आधार पर स्थापित होंगे। तो इस तरह से उन्होंने विचार ये दिया है कि राजनीतिक न्याय है वह तब होगा जब वो समानता स्थापित होगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मध्यकाल के विचारकों के अनुसार, ठीक है ना। तो अब जैसे हम आगे अब बात करें कि और कौन से मतलब विचारक हैं या जिन्होंने ये कहा है कि न्याय के बारे में अपने जो विचार हैं वो अलग अलग रखे हैं। तो जैसे हम बात करें कि जैसे मैंने आपको बता दिया है कि पहले के समय जैसे अरस्तु और प्लेटो थे, तो उन्होंने न्याय का जो रूप दिया है वो नैतिक रूप है। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि उसमें न्याय के उनके द्वारा जो विचार दिए गए वह नैतिक रूप में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे हम आधुनिक समय की बात करें
कि आधुनिक समय में जो विद्वान हैं उन्होंने न्याय को किस रूप में माना है। तो वर्तमान में न्याय की जो कह सकते हैं जो दृष्टिकोण है वो बदल रहा है। तो इस बदलते दृष्टिकोण में हम उनके अलग अलग विचारों को यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे मैंने यूनानी विचार प्राचीन न्याय के बारे में विचार आपको बता दिए, यूनानी विचारकों के मध्यकाल के विचार क्या है न्याय के बारे में वो आपको यहाँ पे बताया मैंने। अब हम फर्स्ट लेसन की ही बात करें तो आधुनिक काल में जो विद्वान हैं उन्होंने न्याय के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे 1.4 में लिखा है आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जैसे आधुनिक काल के विचार की बात करें तो डेविड ह्यूम, जिसका यहाँ पे टाइम बता दिया है 1711 से 76 तक के बीच। तो उन्होंने ये कहा है कि ये मतलब सर्वसिद्ध हो चुका है कि जो नियम है अगर उन नियमों का पालन होगा तो वहाँ पे वह सबके हित के लिए होगा, और सबके हित के लिए होगा मतलब वहाँ पे न्याय है वह इसका एक स्रोत माना जाएगा। तो इसी तरह मनुष्य की तर्क बुद्धि अनुबंध व नियमों का स्रोत ढूंढने से कोई लाभ नहीं, फिर भी उपयोगिता के संदर्भ में जैसे आपको पता है उपयोगितावाद का सिद्धांत जेरेमी बेंथम ने दिया। तो उन्होंने ये कहा है कि जो अधिकतम लोग हैं अगर वह सुखी हैं, जिस व्यवस्था या जिस राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सुखी हैं तो वही न्याय है। जेरेमी बेंथम ने अपने विचार में न्याय को इस तरह से परिभाषित किया है। तो इसी तरह जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को एक तरह से सामाजिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण तत्व माना है, और इस महत्वपूर्ण तत्व को मानते हुए उन्होंने ये कहा है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक जो उपयोगिता है उस उपयोगिता को देखते हुए मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करता है और वह ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेता है जिससे कि उसे सुरक्षा अनुभव हो। तो वह अपनी सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक हित और लाभ को देखते हुए नियमों का अनुपालन करता है, तो वहाँ पे वह न्याय का मूल मंत्र स्थापित कर पाता है। तो ये तो हम जैसे वर्तमान में इनके विचारों की बात करें, जिस तरह से उन्होंने अपने विचार दिए कि न्याय के संदर्भ में उन्होंने माना है। तो उन्होंने अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने विचार अलग अलग दिए न्याय के संदर्भ में। किसी ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में न्याय की व्याख्या की, किसी ने राजनीतिक रूप में, किसी ने समानता को स्थापित करने के तौर पे न्याय के बारे में विचार दिए हैं। तो आधुनिक समय को जब हम पढ़ेंगे, आधुनिक समय में न्याय की जो विचारधारा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, उसकी विचारधारा वो बदल गई है, मतलब थोड़ा सा चेंजेज आ गया है। तो आपके एग्ज़ाम में शायद हो सकता है कि पिछली बार ये आया हो, जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कि जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखें। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर न्याय के बारे में विश्लेषण किया है, और उन्होंने बताया है कि एक सामाजिक संस्था जो न्यायप्रद बनाने पर जोर देती है, लोग उनके अगर व्यवहार को अपनाते हैं, उनके नियमों को अपनाते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से जो स्थापित होती है वो न्याय की अवधारणा स्थापित होती है। तो उन्होंने जैसे अभी बताया था कि जेरेमी बेंथम ने कहा था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है। तो वहाँ पर जॉन रॉल्स कह रहे हैं कि ये तो एक बहुमत जैसी व्यवस्था होगी, यानी ज़्यादा लोग खुश हैं तो वो न्याय होगा, तो जो बचे हुए लोग हैं फिर उनको कहाँ भेजा जाएगा, वो क्या होंगे, उनके लिए न्याय नहीं होगा। न्याय का मतलब होता है सभी को समान रूप से जो व्यवस्था है उससे लाभ और लाभान्वित हो। तो जब जेरेमी बेंथम कह रहा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है, तो वहाँ पे जॉन रॉल्स इस विचार को नकारता है। ये कहता है ये तो कि बहुमत जो सत्ता है वह फिर अल्पमत पर हावी हो जाती है, यानी ज़्यादा लोग सुखी हैं तो फिर छोटे लोग जो कम लोग हैं उनके न्याय को देखा नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पे इस सिद्धांत को नकार रहे जॉन रॉल्स। तो उन्होंने कहा है कि जो जैसे हम बात करें न्याय के ऊपर, तो न्याय वह है जिस पर सभी का समान हक होता है, सभी इससे लाभान्वित होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम बात कर रहे हैं तो न्याय की जो व्यवस्था की मांग होगी वह ये होगी कि सभी के हित के लिए वहाँ पे जो व्यवस्था है वो स्थापित हो। तो इसके संदर्भ में हम देखें कि जॉन रॉल्स ने क्या कहा है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जॉन रॉल्स ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसका सिद्धांत का नाम है अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, जो स्क्रीन पे डार्क लिखा हुआ है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो इसका मतलब ये है कि जैसे समाज में लोग रह रहे हैं, अलग अलग हैं नागरिक, जब समाज में रह रहे हैं तो राज्य के द्वारा ये इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि जो लोग उन्हें अपनी अज्ञानता, मतलब ये कह सकते कुछ व्यक्ति हैं जिनको अधिकार तो प्राप्त है लेकिन उन्हें पता नहीं कि इन अधिकार का उपयोग कैसे करना, या उस अधिकार से वो अनभिज्ञ हैं।
ठीक है ना। तो उनके अज्ञानता के जो पर्दे हैं उन पर्दों को दूर करके उन्हें वास्तविकता से, व्यवहारिकता से और योग्यता के अनुसार उसे समाज में स्थापित करना ही अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत है। आप समझ रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। आप इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आपके स्क्रीन के सामने। तो देखिए कि इस स्थिति में न्याय की सर्वप्रथम मांग सबको समान स्वतंत्रता, अवसरों की उसी समता होती है। जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुओं के बिना किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि भेदभाव बिना जो न्याय प्राप्त हो रहा है वही यहाँ पे ज्ञानता के पर्दे को बता रहा है। यानी एक बार वापस दोहराना चाहूँगा कि जॉन रॉल्स ने जो वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया है वो क्या है, तो देख लीजिए। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं का बिना किसी भेदभाव के समान वितरण होना चाहिए। यानी जो बेसिक नीड है व्यक्ति की वह उन्हें प्राप्त हो, उसके आधार यानी उसी सुविधाओं के ऊपर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें इक्वलिटी, समान रूप में उस सुविधाओं का भोग हो यानी उपलब्ध हो उन्हें वस्तुओं का। इस विवरण या इस नियम से विलग्न तभी हुआ जा सकता है जब इनमें हिंदता का अधिकतम लाभ मिल सके। तो आपको ध्यान रखना है कि अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत एक तरह से इम्पोर्टेंट है और ये आधुनिक न्याय के संदर्भ में जॉन रॉल्स का सिद्धांत है और ये मानता है कि मनुष्य है वो अज्ञानता के पीछे हैं और वे अपनी उन मूल स्थितियों में नहीं आ पाते हैं जो उनमें योग्यता है, समता है। तो इस स्थिति में न्याय की मांग क्या होती है कि उन्हें जिसको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता के पर्दे के पीछे हैं, उन्हें अपनी योग्यता का पता नहीं है, तो वर्तमान में क्या होगा कि उन्हें समान स्वतंत्रता दी जाए, समान अवसर दिए जाए ताकि वे भी जिन्हें ज्ञान नहीं है, पता नहीं है अपने अधिकारों का, उन्हें भी न्याय है वो समान रूप से वितरण हो, सभी की समान जरूरतें पूरी हो। इस समानता के आधार पे अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत है वो दिया है जॉन रॉल्स ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह का ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जैसे हम बात करें कि ये तो थे पश्चिमी विचारक जिन्होंने अपने अलग अलग समय में अलग अलग विचार दिए हैं, उन्होंने अपने विचारों के तौर पे बताया कि न्याय क्या है। तो जैसे हम बात करें कि भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है, भारतीय राजनीतिक चिंतन, उन्होंने न्याय के बारे में क्या विचार दिए, जिस तरह से अरस्तु, प्लेटो और अन्य विद्वानों के विचार को हमने पढ़ा है। तो आप देख लीजिए कि अन्य विद्वानों ने जो विचार दिए हैं उसी तरह हम भारतीय विद्वानों की जब बात करें कि उन्होंने न्याय के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पर, जैसे यहाँ पे स्लाइड हो रहा है। तो देखें कि प्राचीन भारतीय जो चिंतन है और जो अरस्तु और प्लेटो हैं, उन्होंने धर्म के संबंध में तो विचार एक ही दिए हैं। वह विचार है कि व्यक्ति को उसके हित के लिए जो मार्गदर्शन है वो प्रदान करना। अब हम जब बात करें कि न्याय के ऊपर प्राचीन जो जैसे हमने भारतीय जो विचारक हैं और यूनानी विचारक हैं उनके बीच में क्या मतलब कॉमन चीज़ है या क्या डिफरेंसेस है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्राचीन जो पश्चिमी जो विचारक हैं उन्होंने जो न्याय के बारे में जिस तरह के विचार दिए हैं वह एक तरह से कहीं ना कहीं नैतिक रूप से संबंधित है, नैतिकता का उसमें ज़्यादा बोध होता है। जैसे प्लेटो ने क्या कहा था कि व्यक्तियों के द्वारा अपना खुद का काम करना, कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है, ये कहा था प्लेटो ने। तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं न्याय का नैतिक रूप सामने आता है। जबकि जो भारतीय चिंतन हैं यानी विचारक हैं उन्होंने न्याय की कानूनी रूप में व्याख्या की है, यानी कानूनी रूप प्रस्तुत किया है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ प्लेटो की अवधारणा मूलतः राजनीतिक और सामाजिक थी, वहीं भारतीय चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार किया गया है। मनु, कौटिल्य दोनों ने ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य की व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति माना है। मतलब ये कहा है कि राज्य के लिए सबसे आधार मैसेज क्या होगा कि वह न्याय को निष्पक्ष रूप में लागू करें, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान हक हो, भले वो उच्च मतलब जैसे लिंग या वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए समानता के तौर पे उसे वो न्याय का हक प्रदान किया जाए, तो वो कानूनी रूप होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से प्राचीन विचारक है, पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारकों में एक ये कॉमन सा फर्क है कि जो पाश्चात्य विचारक है जो प्राचीन, उन्होंने न्याय का नैतिक रूप प्रस्तुत किया है, जबकि भारतीय विचारकों ने न्याय को कानूनी रूप में समझाया है या प्रस्तुत किया है। तो भारतीय विचारकों की जैसे बात करें कौन कौन से विचारक, तो आपको ध्यान रखना है मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर व सोमदेव, इन्होंने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण माना है, जिसके आधार पे जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र मतलब लोकतांत्रिक हो सकती है, लोक कल्याणकारी राज्य की तरह। तो ये जो था हमने बताया कि अलग अलग विचारकों ने अपने विचार है न्याय के बारे में दिए हैं।
जो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे वो अपना थर्ड पार्ट होगा न्याय के संदर्भ में, और वो लास्ट पार्ट होगा, यानी अपने जो 12th का फर्स्ट पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, उसके ये सेकंड पार्ट है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट यहीं समाप्त होगा, और जो थर्ड पार्ट होगा वो इस लेसन का लास्ट पार्ट होगा, तो जिस पर या जिसके ऊपर हम न्याय के विविध रूपों पर चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से आप इसे समझने का प्रयास करें। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप इस वीडियो के दौरान जो आपके डाउट है वो क्लियर कर सकें, यानी क्लियर हो। और जिसको थोड़ा बहुत जैसे कोई डाउट है, मान लीजिए कोई समझ में नहीं आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको मन में अखंड रहा है, तो आप मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आप बता सकते हैं कि क्या है जो आपको अभी तक समझ नहीं आया है, तो मैं आपको इसका जो उचित उत्तर है वो दे पाऊँगा, यानी रिप्लाई कर पाऊँगा। तो तब तक आप ध्यान रखिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये जैसे वीडियो है तो ये अपने 12th के और कुछ साथी हैं तो उनको ज़रूर शेयर करें। और मतलब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड को लेकर, जो क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि आपका एग्ज़ाम टाइम फिक्स हो गया है, मई और जून के आसपास आपका एग्ज़ाम होना संभावित है, तो इसको देखते हुए आप तैयारी करें, भले स्कूल खुले ना खुले, आपको कंटिन्यू पढ़ना है और मेरा सहयोग रहेगा। और डेली आपके सामने जो वीडियो है वो अपलोड होते रहेंगे, यानी आपको जब ये वीडियो कंटिन्यू चाहिए, आपको पढ़ना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत इसकी जानकारी मिले। और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए एक तरह से ये बेनिफिट होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और ध्यान रखिए कि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे।